नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मनोविज्ञान के प्रश्नों की सीरीज चल रही है। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मनोविज्ञान की क्लासें या जो भी जितनी भी क्लासेस चलती हैं बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 149वें क्वेश्चन से। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सत्य है। तो दोस्तों, किसी भी बालक को कुछ सिखाना है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सत्य है उसके संबंध में देखेंगे। दोस्तों, कौन कौन से। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, तो यह तो गलत बात है। पूर्व ज्ञान पर आधारित है, इसमें तो नहीं लगा है, तो यह तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। निष्क्रिय तो नहीं, सक्रिय भी है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। अगला देखेंगे, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो दोस्तों, जो डी है वह सीखने के संबंध में एक अच्छा ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, ये 4 गतिविधि दी हुई है यहाँ पर, इनमें से कौन सी सीखने के लिए सक्षम बनाती है। आपके ऑप्शन है संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या फिर निर्देश। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संवाद। क्लास में 2-4 बच्चों को समूह बनाकर उनके आपस में संवाद कराने से जो सीखने की गति रहती है उसमें तीव्रता आती है। नेक्स्ट देखेंगे, स्किनर के अनुसार भाषा की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, स्किनर के अनुसार भाषा की आवृत्ति होती है अनुकरण द्वारा। यहाँ पर मतलब यह है कि भाषा एक बालक किस प्रकार से सीखता है, स्किनर के अनुसार बताना है। और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया, जैसे कि चॉम्स्की कहते हैं जन्मजात प्रतिभा होती है, इस प्रकार से। तो स्किनर के अनुसार भाषा की जो ग्रहण होता है वो कैसे किया जाता है एक बालक द्वारा, तो अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा या फिर क्लासिक अनुबंधन द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लासिकल अनुबंधन द्वारा हो जाएगा। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ये व्यवहारवादी हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो दोस्तों, जो माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं, उनके जो लक्षण हैं आप में स्थानांतरित हुए हैं, जैसे कि शारीरिक तौर पर भी होते हैं, जैसे कि उनकी कद जितना होगा उतना ही बच्चों का ही रहता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन जो वो अपने माता पिता से बच्चे गुण अर्जित करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। तो दोस्तों, पर्यावरण तो कहा ही नहीं जाता है, पर्यावरण तो वह है जो हमारे आसपास व्याप्त है। वहीं बात करें अनुवांशिकता, तो दोस्तों अनुवांशिकता हो सकता है जीन। तो दोस्तों, जो जीन रहता है वह तो एक वाहक होता है। और या फिर डी है होम्योस्टेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण रहते हैं उनको अनुवांशिकता कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का स्वस्थ शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन है। तो दोस्तों, बालक का जो स्वास्थ्य रहता है, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है देखेंगे दोस्तों। यह कथन जो लिखा है ऊपर, यह कैसा सत्य है या फिर असत्य है। आपके ऑप्शन है असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि असत्य तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि दूसरे क्षेत्र को विकास प्रभावित नहीं करता है। यदि दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है तो जो संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यह राइट आंसर नहीं होगा, बल्कि जो जितने भी विकास है सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। एक बालक का जो सामाजिक विकास है मानसिक विकास पर निर्भर है, मानसिक विकास सामाजिक विकास पर निर्भर है, इसी प्रकार शारीरिक और संवेगात्मक विकासों पर भी निर्भर है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, जो है यह राइट आंसर नहीं होगा। बी है, गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। तो दोस्तों, यह भी राइट आंसर नहीं, सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता ही चुका हूँ, जो विकास है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बालक का स्वस्थ शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। बिल्कुल दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है, वह खालिस्तान अभिप्रेरित है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक मोहित है, टीचर है, जो भी है, बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो वह इसलिए क्या कर रहा है, बीएड की तैयारी कर रहा है, शिक्षक बनना चाहता है, उसके अंदर से ही प्रेरणा जागृत हो रही है। तो यह किस प्रकार से अभिप्रेरित है,
बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, सक्रिय रूप से है, बौद्धिक रूप से है, या फिर ए आंतरिक रूप से है। तो दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसे उसकी स्वयं की इच्छा है, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इसी वजह से वह बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या बीएड की अच्छे से तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक आपको HW देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, आप इसका राइट आंसर जो भी है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देना कि इसके फोल्डिंग किसने दिया है। तो दोस्तों देखेंगे, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। आपके ऑप्शन है अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, सी है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो दोस्तों जो डी है वह तो निदानात्मक है, जैसा कि दोस्तों हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जो भी वीडियोस पढ़ाई हैं अभी तक निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण हम देख चुके हैं। और सी है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, ये हो सकता है पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, अनुरूपित शिक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो सी होगा पक्का, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। दोस्तों यहाँ पर इसके फोल्डिंग जो है अस्थायी सहायता करता है, स्थायी सहायता नहीं करता है वयस्कों द्वारा अधिगम में। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन तो आप सही समझ रहे होंगे। देखेंगे दोस्तों, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अधिगम की कमियों का पता लगाना, एक बालक सीखने में कहाँ गलती कर रहा है और उन कमियों को क्या करना दोस्तों, दूर करना, ताकि वह अच्छे से सीख सके। एक बात और बताइए, मूल्यांकन को और क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चन हो गए हैं। 159वां क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। तो दोस्तों सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है उसके लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार कौन सा है, आपके ऑप्शन है ए अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अति अधिक तमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ बता दूं, यहाँ पर शैक्षिक और साशैक्षिक दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन में सीधा आ जाएगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। एक आपको ऑप्शन में दे देगा शैक्षिक और एक दे देगा साशैक्षिक, और एक दे देगा आपको दोनों शैक्षिक व साशैक्षिक, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसमें शैक्षिक और साशैक्षिक दोनों प्रकार के क्षेत्र आते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ को बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को। क्या दोस्तों आप बच्चों को लड़वाएंगे, आपस में झगड़ा करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सहयोग की भावना को, तो दोस्तों बिल्कुल सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे, अच्छे से रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनके सामाजिक विकास होगा। सी है प्रतिद्वंद्विता की भावना को। तो दोस्तों ए और सी तो होगा ही नहीं आंसर। तटस्थता की भावना को, तो दोस्तों यह भी नहीं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देना चाहिए, किस चीज़ का, सहयोग की भावना का। तो दोस्तों आज के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने कर लिए हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की मनोविज्ञान की अच्छी अच्छी क्लासेस आती हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।